हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज दोस्तों 20 दिसंबर देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, तो बेसिकली उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। अभी होपफुली आवाज़ आ रही होगी आपको। तो इसलिए थोड़ा सेटअप करने में टाइम भी लग गया। काफ़ी अप एंड डाउन्स, कभी नॉइज़ का इशू हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होगी। होपफुली अभी ठीक चल रहा होगा, है ना। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर दो। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें, देखो ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात करेंगे। देखो एलएमबी का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसरो का हम कभी एक आने वाली वीक में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इसरो के जितने मिसाइल्स हैं ना, ठीक है, किससे किससे कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करता है, उसकी हम एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी छोटे उनके रॉकेट्स लॉन्चर व्हीकल है वो ही डिस्कस करेंगे, एलएमबी की बात करेंगे, ठीक है। और इसरो का हॉर्स पावर किसको कहते हैं उसको भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके सारा हम डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे। अभी के लिए समझो कि जो इनका एलएमबी है, जिसको हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं, उसका नाम इन्होंने दिया है ह्यूमन रेटेड, ठीक है। HLMB नाम दिया है। क्यों? क्योंकि जो गगनयान मिशन हम लोग करने वाले हैं, मतलब जिसमें से इंसानों को हम लोग भेजने वाले हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग HLVM की बेसिकली यूज करने वाले हैं, ठीक है। HLVM को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसरो ने इसको बेसिकली बोला कि हम इसका नाम दे रहे हैं HLVM, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, राइट। तो अभी जब ये लॉन्च होगा तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले जो समय रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक होपफुली इसरो के जितने भी लॉन्चर है ना, जितने भी व्हीकल लॉन्च व्हीकल है, सबको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कब इसरो ने चालू किया, इसरो का पहले नाम क्या होता था, बाद में चेंज करके क्या किया गया, इसरो का चेयरपर्सन कौन है, ये हम नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज काफी लेट हो गया तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में अभी ऐड नहीं किया है, बट होपफुली नेक्स्ट वीक में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। किसान कवच देखो, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा करा है किसान कवच की, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आज मैंने इसको दोबारा से ऐड किया है, ठीक है। तो किसान कवच के ऊपर मैं बेसिक से आपको समझा देता हूँ, किसान कवच है क्या। किसान कवच बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो किसान भाई लोग होते हैं ना, वो दवाओं दवाओं का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, दवा का लेके जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका छिड़काव करते हैं। तो ये क्या है, एंटी पेस्टिसाइड सूट्स है। इसको अगर आपने पहन लिया तो आप जो दवा छिड़क रहे हो ना, उससे बीमारी आपके होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का दावा है, राइट। तो याद रखिएगा, इस सूट की कीमत उन्होंने रखी है 4,000 रुपये रखी, थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 4,000 कपड़े हम एक मतलब एक नॉर्मल आदमी या फिर कह लो कि सामान्य आदमी तो नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हो सकता है गवर्नमेंट क्या करके सब्सिडी वगैरह देके, है ना, इसकी प्राइसिंग 500 या 1,000 रुपये तक भी रखे, तब एक बार भी आदमी सोच सकता है लेने के लिए। लेकिन 500 भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट को उसको फ्री में देना चाहिए था। फ्री तो नहीं, मतलब 100-200 रुपये में दो और बाकी सब्सिडी के थ्रू करना चाहिए था, राइट। क्योंकि देखो सारे लोग अफोर्ड नहीं करें। जो बड़े किसान है वो तो आपको 4,000 का 10,000 का दोगे तब भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जिसके पास बस मतलब कुछ स्क्वायर फीट ज़मीन है, या फिर ये मान लो 10,000 स्क्वायर फीट से 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो वो लोग तो नहीं कर पाएंगे। इसको बिस्वा में अगर कन्वर्ट करोगे, जैसे अगर आप यूपी में जनरली जो ज़मीन का होता है, कट्ठा, कई जगह कट्ठा कहते हैं, कई जगह बिस्वा कहते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं एक कट्ठे में लगभग 1,600 स्क्वायर फीट हो जाता है, कहीं कहीं 1,360 या 1,300 के आसपास रहता है, ठीक है। हिमाचल में जाओगे तो एक और कम हो जाता है ना। एक बिस्वा में वो लोग कुछ, हमें लगता है कि 400 स्क्वायर फीट के आसपास लेते हैं, कुछ इतना ही लेते हैं, राइट। तो जगह जगह के सब अपना वेरी करता है, वो लोग अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं और बोलते हैं। तो हम उसमें नहीं जाते हैं। बट याद रखिएगा, कवच, किसान कवच क्या है, तो बेसिकली किसानों को जो दवा छिड़काव करते हैं ना, ठीक है, यूरिया, डाई, पोटास, कुछ भी आप इसमें कुछ भी कर रहे हो, तो आप इसको पहन के करिए, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहे। और प्लस जो सब्जी वगैरह पे हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं ना, केमिकल लाते हैं डिब्बे में घोल के, पानी में डाल के छिड़काव होता है, तो उन चीज़ों से आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय वन्यजीव बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी एक राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति प्रस्तावित की है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने पर्यावरण से रिलेटेड क्या किया है, राइट। उसके अलावा हमारे देश में पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ चर्चा, उसकी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, है ना। तो कहाँ-कहाँ पे है? देखो, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जब, 42वां संविधान जब संशोधन हुआ दोस्तों, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन के टाइम पे एक आर्टिकल जोड़ा गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं ये आपका 76 में हुआ था 42 संशोधन, जिसमें ये कहा गया था कि जो राज्य का सूची है, मतलब बेसिकली देखोगे जंगल जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तो वो 3 सूचियाँ होती हैं, एक होता है राज्य सूची, ठीक है, एक होता है केंद्र सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बने, मतलब राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन जो राज्य सूची का विषय होता है उसमें बस राज्य बनाता है, केंद्र सूची के विषय में केंद्र बनाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डाक, डाक किसका है, केंद्र सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय आप यही ले लो, वन आ गया, ठीक है,
राइट। तो ये एक समवर्ती, इस पे राज्य भी कानून बनाएगा, मतलब स्टेट भी कानून, मतलब जैसे यूपी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यूपी की सरकार भी इस पे कानून बना सकती है, और केंद्र की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे तो वो भी बना सकती है। अब डाक की बात करें तो डाक पे देखो यूपी गवर्नमेंट इस पे नियम नहीं बना सकती, बस केंद्र सरकार बना सकता है। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य में देखो यूपी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी बोलते हैं। अब इस पे जो भी कानून बनाना है ये यूपी गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन कहो केंद्र सरकार बनाएगी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बना सकती है, बस बेसिकली आपका स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये इन्होंने बेसिकली चेंजेस किया था। उसके अलावा अगर बात करें तो 48A है हमारे संविधान में, जो पर्यावरण की रक्षा और उसको सुधार के लिए बेसिकली बात करता है। और उसके बात करें तो देखो 51 51 51 जी में बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी जोड़ा गया है कि आप क्या करोगे, वन्य जीव संरक्षण की, पर्यावरण की रक्षा करोगे और अपने लोगों के प्रति क्या करोगे, उसको जागरूक करोगे। ठीक है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी अधिनियम कब आया था, जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 2002 में आया था, याद रखिएगा। एनजीटी में कई बार पूछ लेता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब आया था, तो याद रखिएगा 2010 में आया था। ये थोड़ी सी फैक्ट्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। ये खास तौर पे देखो यूपीएससी को पूछना होगा तो मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, एनजीटी दे देगा, एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, कह देगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करिए। ठीक है, तो आप उसको मिलाओगे। लेकिन अगर अगर स्टेट एग्जाम है, अगर कोई मान लो यूपी का एग्जाम है या बिहार का एग्जाम है या राजस्थान किसी भी स्टेट का एग्जाम है, एमपी वगैरह कहीं का भी, तो वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में। जैव विविधता कब आया था, 2002 में आया था। मैं आपको देखो कुछ बता दे रहा हूँ अभी यहीं पे भी, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। ठीक है, उसी के बाद टाइगर के लिए आया था, टाइगर संरक्षण आया था 1973 में। ठीक है, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन आया था, पानी को संरक्षित करने के लिए 1974 में, लगातार था 72, 73, 74। फिर 1980 में आया था फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट आया था। फिर 1986 में फिर आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। फिर आप देखेंगे 1992 में आया था एलिफेंट एक्ट। ठीक है, ये एलिफेंट के संरक्षण से रिलेटेड था। तो ये थोड़े से याद रखिएगा, इसमें देखो आपको मिल भी जाएगा वो सारे। देखो यहाँ पे टाइगर के लिए मैंने बात ही कर ली, 72 का भी बात के लिए, पानी वाला नहीं है बस। ठीक है, और उसके बाद एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। ठीक है, इसके अलावा जो रिसेंटली आए हैं तो याद रखिए जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए 2020 में आया था, ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसका हिम तेंदुए के लिए आया था 2009 में, और गिद्धों के संरक्षण के लिए आया था 2006 में। 6, 9, 20, तो याद रखिए गिद्धों के लिए 2006 में आया था, हिम तेंदुए के लिए 2009 में आया था, और जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया था 2020 में। तो ये भी आप सोच सकता है पूछ लें। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे, है ना। और अच्छा देखो, वन्य जीव के अपराध को नियंत्रण के लिए कुछ ऑपरेशन भी चलाए गए थे, जिसमें ऑपरेशन सेवा कुर्मा था और एक थंडरबर्ड था। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हिंडन नदी में अभी ना प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। तो हिंडन नदी है कहाँ पे, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखो हिंडन नदी की दो सहायक नदियां हैं। जैसे हिंडन नदी देखो कैसे आती है मैं बताता हूँ। ठीक है, शिवालिक रेंज से निकलती है, और हिंडन नदी कुछ ऐसे बह रही है। ठीक है, ये जाती है इधर से आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी जा रही है, यमुना। ठीक है, ये नदी आपकी है यमुना। तो यमुना में आके बेसिकली क्या होता है, हिंडन नदी मिल जाती है दिल्ली के पास में। ठीक है, अब इसकी भी जो हिंडन नदी है ना, ये आपकी हिंडन नदी शिवालिक रेंज से निकलती है, हिंडन। ठीक है, हिंडन रिवर। अब इसकी दो सहायक नदी, इधर से जो आती है कृष्णी आती है, और इधर से जो आती है दोस्तों ये आपकी आती है काली रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा कई बार हम लोग काली भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो काली इधर से आती है, ठीक है, और इधर से आपकी आती है कृष्णी रिवर, या कृष्णा भी कई बार हम लोग बोल देते हैं, कृष्णी रिवर उसे जनरली हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कृष्णी और काली मिलके फिर इसके बाद हिंडन के नाम से बेसिकली क्या होती है, ये इसमें मिल जाती है, कहाँ पे, यमुना रिवर में मिल जाती है। ठीक है, तो आपसे ये एक इकलौती नदी है जो, अगर कोई नदी ऐसे जा रही है तो इधर देखो इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर इसका राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली इकलौती नदी है ये। तो ये भी याद रखिए, कई बार काली आपको ऑप्शन में मिल जाएगा या तो हिंडन मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी मिलता है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पोल्यूशन इसलिए थोड़ी सी चर्चा में हो रही है, और चर्चा हो भी रहा है इसका। ठीक है, तो कृष्णा या कृष्णी रिवर या आपको याद रखिए काली रिवर इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की, हिंडन की। और लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना की लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी है। याद रखिए ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। सहायक नदियों का काम क्या होता है, जैसे एक नदी है, बड़ी सी नदी बह रही है ना, ऐसे बह रही है, छोटी छोटी नदियों का पानी आके इसमें मिलता रहता है, तो इसका पानी का बहाव हमेशा निरंतर बना रहता है। तो इसलिए क्या करती हैं ये नदियां, इस बड़ी नदी को जो बहती है पानी ना, उसको बहने में क्या करती है, सहायता देती है, क्योंकि इसका भी पानी आके मिलेगा, इसका भी पानी आके मिलेगा, इसका भी पानी आके मिलेगा। जो साइड साइड से नदियां आती है क्या कहते हैं, उसको सहायक कहते हैं, है ना। ठीक है,
तो ऐसे आपने सुना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। एक होता है प्रोफेसर, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। जिसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को बोलते हैं सहायक प्रोफेसर। सहायक प्रोफेसर क्या करता है कि प्रोफेसर की मदद करता है। प्रोफेसर की मदद क्या करता है कि प्रोफेसर अगर पढ़ा रहा है मान लीजिए 3 घंटे, तो बाकी टाइम पे ये लोग पढ़ाते हैं। तो प्रोफेसर की जगह ये लोग पढ़ाते रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये लोग प्रोफेसर हो जाते हैं, तो इनके अंडर में असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाते हैं। अंडर में तो नहीं होते हैं, बट साथ में होते हैं, तो सहायक बोलते हैं। तो साथ, अंडर में नहीं होता। अब ये रिवर को मैं कह दूं अंडर में है, तो नहीं, अंडर में नहीं है, सहायता तो कर रहा है लेकिन छोटी है। ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर से नीचे होता है, बट सहायता वो भी करता है, सेम काम वो भी करेगा। बहने का काम ये भी कर रहा है, बहने का काम ये भी कर रहा है, बहने का काम ये भी कर रहा है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यमुना रिवर की अगर बात करूँ, तो देखो यमुना की बस यहाँ पे एक के रिवर मिलती है बस वो, ठीक है, हिंडन वाली आपकी, जिसको काली भी बोलते हैं। बाकी देखोगे तो यमुना की सारी जितनी भी नदियाँ में आके मिलती है वो राइट साइड से मिलती हैं। और इधर से गंगा की, बेसिकली यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। देखो छोटी नदी आके मिली किसमें, यमुना में। यमुना किसमें जाके मिली, गंगा में। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब गंगा भी जाके आगे किसमें मिल जाती है, अगर गंगा भी जाके आगे ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो इसको जमुना नाम से कहते हैं। जब जमुना जाके मेघना से मिलती है तो पद्मा नाम बोल देते हैं, है ना। तो कई नामों से बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिए NW, मैंने कल आपको अगर पढ़ाया होगा, अगर आपको देखा होगा कल का वीडियो, अगर सुनाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बट याद है कि मैंने कल NW बताया था, नेशनल वाटरवे 1। कहाँ से है, हुगली से लेके आपका प्रयागराज तक है, तो ये याद रखिएगा। और NW2 कहाँ का है, धुबरी से आपका याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे है, तो याद सदिया तक, तो याद रखिएगा ये 2 है। उसके बाद NW6 मैंने बताया था, बराक रिवर पे 121 किलोमीटर की सबसे छोटी वाटरवे है ये। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर का नाम सबने सुना होगा। कैलाश मानसरोवर बेसिकली हिंदू धर्म के लोगों को पता होगा, बट कैलाश मानसरोवर 2 रीजन से फेमस है, याद रखिएगा। ये हिंदुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, लगभग इनके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैन के लिए मैं बताता हूँ, जैन धर्म के कि ये अष्टपद पर्वत मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसको अष्टपद पर्वत मानते हैं। बहुत कम लोग को पता होगा ये चीज़। लोगों को लगता है कैलाश मानसरोवर मतलब भगवान शिव का बेसिकली निवास स्थल है, बस इतना ही जानते होंगे, वास स्थल है। लेकिन नहीं यार, ऋषभ देव को मोक्ष भी यहीं पे प्राप्त हुआ था, तो इसलिए इसको अष्टपद पर्वत भी बोला जाता है जैन धर्म युग द्वारा, तो उनके लिए भी पवित्र है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दर्रे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, लिपुलेख एक दर्रा उत्तराखंड से होकर भी जाते हैं, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाथुला दर्रा है, सिक्किम से होकर जाता है, तो याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में है ना। तो याद रखिएगा, यहीं से कई सारी मानसरोवर लेक निकलती है। यहाँ से मानसरोवर लेक से कई सारी नदियाँ भी निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र वहीं से निकलता है, सतलज वहीं से निकलती है, सिंधु वहीं से निकलती है, ठीक है। एक करनाली रिवर है, वो भी वहीं से निकलता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट से आपके रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे माल प्रैक्टिस इन एग्जाम की बात करेंगे, तो इसरो के पहले पूर्व एक चेयरमैन थे S राधाकृष्णन। उनकी कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी हैं, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होना चाहिए, मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक मुझे नए कॉन्सेप्ट का पता चला, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आपसे कि उन्होंने नया कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, माल प्रैक्टिसेस के लिए एग्जाम में जो है, जो चीटिंग होती है उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो याद रखिए K राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई है, जिन्होंने 101 बेसिकली क्या है रिकमेंडेशंस दी है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। अब देखो होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले आपने नीट का पेपर लीक हुआ था, सुना होगा। कुछ दिन पहले आपने UGC नेट का पेपर सुना होगा, लीक हुआ था, राइट। और जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए नीट का पेपर होता है ना, नीट NTA, वो सुना था आपने ना, एग्जाम लीक हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किए थे। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने तो बेसिकली कह दिया कि 1 करोड़ तक का हम फाइन लगाएंगे। जनरली वैसे अगर बात करोगे ओवरऑल, तो 10 साल का जुर्माना, 10 साल का जेल है, और या तो 10 लाख तक का जुर्माना है, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट धीरे धीरे, देखो क्या हुआ, पहले जब एग्जाम होता था तो कोई बायोमेट्रिक नहीं होता था, अब धीरे धीरे बायोमेट्रिक होने लगा है। अब धीरे CCTV मॉनिटरिंग होने लगा है। लेकिन ये बच्चों के लिए हो रहा है। आप देखो जो एग्जाम माफिया हैं, जो लोग एग्जाम करा के नकल कराते हैं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही नहीं। अगर मुझसे पूछोगे तो एक बिहार गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया, उन्होंने एक बापू टावर बनाया, जहाँ पे बापू केंद्र, वहाँ पे पेपर का भी थोड़ा सा भी लफड़ा BPSC में हुआ था, राइट। बट वो मैनेजमेंट की गलती है ना, उन्होंने मैनेज नहीं किया। अब आप सोचो, मेरे हिसाब से अगर लॉजिकली बताना, मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, कमेंट करके भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि हर जिले में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक जमीन की लैंड लो, जहाँ पे एटलीस्ट मतलब कम से कम 10,000 बच्चों की कैपेसिटी हो, ठीक है। हर जिले में ऐसे 3 सेंटर बना दो, बस 3 सेंटर, ज़्यादा नहीं, 3 सेंटर या 2 ही सेंटर बना दो, चलो। हर जिले में 2 ही सेंटर बनाओ, तो एक जगह पे 20,000 बच्चे आएंगे, है ना। एक जगह पे एट ए टाइम 20,000 बच्चे एग्जाम देंगे। ये फुल्ली गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट इसको पूरा मैनेज करता हो, गवर्नमेंट की इसमें एम्प्लॉई हो, कि लोगों को अपनी नौकरी का डर रहे कि अगर पकड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नौकरी चला जाएगी परमानेंट, और जेल हो जाएगा, बदनामी होगी सोसाइटी में, बहुत कुछ का डर होना चाहिए। प्राइवेट लोगों को क्या है, उनको ना नौकरी का खतरा है, ना कुछ का खतरा है, बस उनको पता है कि यार पकड़ेगा तो पैसे देके छूट जाएंगे। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो समाज में उसकी बेकदरी होगी, बहुत कुछ उसको झेलना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट क्वार्टर दिया रहेगा, वो छीन लिया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए उनके लिए, तो वो लोग डरेंगे। इसमें गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट लोगों को घुसने ही मत दो,
जो एग्जाम सेंटर बनाओ उसमें घुसने ही मत दो। अगर हर जिले में गवर्नमेंट अगर 20-20 हज़ार बच्चों की कैपेसिटी बना दे, तो आपको किसी प्राइवेट स्कूल्स को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी प्राइवेट स्कूल्स में आपको एग्जाम कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 90% जो पेपर लीक हो रहे हैं ना वो प्राइवेट स्कूल से मतलब बेसिकली लीक हो रहे हैं। 10% होता है जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह से लीक होने के चांसेस रहते हैं। बट आप पर्टिकुलरली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे, जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी, हर रूम में माइक्रोफोन वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप रखोगे तो शायद चीजें को आ जाएंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो कल मैंने ब्लैक सी के बारे में बता दिया था, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो पीसीएस का एग्जाम कभी आपका शायद इसके आसपास 22 को ही है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि आप कैसे भी याद रख सकते हैं ना। जैसे आप कोई भी निमोनिक बना, जैसे आर से है राहुल, जी से गांधी बना लो, ठीक है, टी से टी बना लो, कौन सी पियेंगे कंपनी की, ब्रू कंपनी की, BRU। ठीक है, तो राहुल गांधी टी पीते हैं ब्रू कंपनी की, तो BRU। तो ऐसे भी कुछ भी बना सकते हो, आपको याद रहे, है ना, बड़े नाम रहेंगे तो आपको याद भी रहेंगे। कैस्पर सागर मैंने बताया तारीख नाम से याद रखिएगा, टी से सॉरी तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। इसमें बनाना बताया था यूके या केयू बना, कू बना के याद कर लो अरल सी में, ठीक है, कुआं करके कर लो, KUA, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अरल सी, कुआं के नाम से याद रखोगे तो तीनों याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दिन शुभ, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।